नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के आगाज से पहले ही बीजेपी का खेल बिगड़ने लगा है और खेल बिगाड़ने वाले उसके अपने ही हैं। दरअसल अपनों के साथ की गई नाइंसाफी बीजेपी पर भारी पड़ रही है और इधर बात का बतंगड़ बनाने की आदत मोदी पर भारी पड़ रही है। जी हां, मोदी इस समय दक्षिण भारत में बीजेपी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी के बयान से एक शब्द को पकड़कर वो हिंदुत्व का मुद्दा जिस तरह खड़ा कर रहे हैं उसमें बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इधर नुकसान की आशंका बिहार और महाराष्ट्र इन दो राज्यों में भी बढ़ गई है। बीजेपी के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने अपने साथ ले लिया, लेकिन अपने पुराने साथी पशुपति पारस को अकेला छोड़ दिया। कल एनडीए, जी हां, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए, तो एनडीए का सीट बंटवारा कल हो गया बिहार में। उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें बीजेपी ने दी, लेकिन पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा जी हैं और इन्हीं दोनों के बीच, चाचा भतीजा के बीच जो एलजेपी है उसका बंटवारा हुआ था और ओरिजिनल एलजेपी जो है वो पशुपति पारस के पास ये पार्टी चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि उस समय बीजेपी को इसमें फायदा नजर आया। बीजेपी ने पशुपति पारस की पार्टी के साथ उनको अपने खेमे में ले लिया और बाद में चिराग पासवान इस खेमे में आए और लेकिन पशुपति पारस को वहां पर अपने केंद्र में मंत्री भी बना लिए नरेंद्र मोदी। लेकिन अब जो कहानी है वो यहां से ट्विस्ट है इस कहानी में कि पशुपति पारस को एक भी सीट जो सीटों के बंटवारे में नहीं दी गई है। इसी से नाराज होकर पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं से बीजेपी का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। पूरे देश में अपना परिवार बनाने की बात करने वाले मोदी से एनडीए का परिवार संभल नहीं रहा है और वहीं कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए अब अपना घोषणा पत्र जो है उसको जनता के बीच लाने की पूरी तैयारी कर ली है। आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को फाइनल किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों, जिसमें किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी भागीदारी, यानी इन 5 न्याय में हर न्याय की 5 गारंटी हैं, यानी कि 5 न्याय और 5 गारंटियां, यानी हर एक न्याय स्तंभ के अंतर्गत 5 गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दे दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि देश बदलाव चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग यानी भारत उदय के नारे के साथ हुआ था। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। इस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ बता रहे हैं, देश की जनता के साथ क्या कुछ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। एक तरफ से आज जो बैठक हुई है ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है,
जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक। तो दोस्तों, कांग्रेस 2024 के चुनाव में 25 गारंटियों के साथ सत्ता की राह पर आगे बढ़ रही है और बता रही है कि बीजेपी का हश्र इस बार 2004 जैसा होने जा रहा है। कम से कम बिहार और महाराष्ट्र के हालात देखकर तो खड़गे जी की बात सही लग रही है। और बिहार में पशुपति पारस तो एनडीए से अलग हो ही चुके हैं। उनके अलावा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी ने नैतिक मूल्यों की रक्षा का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 4 लाइन के इस्तीफे में कहा है कि वो पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से ही इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दूं कि फातमी दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश और भाजपा का गठबंधन होने पर यह सीट भाजपा के पास ही है। फातमी आरजेडी से 4 बार के सांसद हैं। दरभंगा लोकसभा सीट से जीत चुके हैं वो, और जेडीयू से भी उन्होंने एक बार यह सीट जीती है। इस तरह लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भी एक तरफ आप इधर दरभंगा में देख रहे हैं कि वहां एक कद्दावर नेता इस्तीफा देता है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी, और इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले उधर गुजरात में बीजेपी विधायक केतन इनामदार, जी हां, केतन इनामदार जो हैं, उन्होंने आज विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये एमएलए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बीजेपी के हैं। बड़ोदरा सीट की सावली सीट से, बड़ोदरा जिले की सावली सीट से 3 बार के विधायक इनामदार ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दिया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा जो है वो अभी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मैं बीजेपी में हूं, और इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली, विधायक महोदय हैं, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब साफ है कि कहीं नाराजगी के कारण, तो कहीं नैतिक मूल्यों के आधार पर, और कहीं अंतरात्मा की आवाज के कारण बीजेपी से जो लोग दूर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि बीजेपी से अब जनता भी दूर होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती, हवाई मुद्दे बनाती है। जैसे मोदी इस समय राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को ही भुनाए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भुना रहे हैं कि नहीं भुना रहे हैं, यहां वो गारंटी नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी कोशिश जरूर कर रहे हैं। और इस शक्ति वाले बयान में इसे नारी शक्ति का और हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हैं। आज मोदी जी जो हैं वो दक्षिण में अभी लगातार हैं और इसी पर वो लगातार बात भी कर रहे हैं। इधर मोदी के इस खेल की पोल खोलते हुए महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं। प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं। अपने प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। यानी हम महिला यानी कि विनेश फोगाट जैसी महिलाओं की शक्ति की असल सच्चाई जो है वो जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला बृजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया है। उम्मीद है कि आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं से ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। ये बात जो है महिला शक्ति के नाम और उसको लेकर जो राहुल गांधी ने एक शक्ति की बात की थी उस शक्ति से जोड़ते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिला शक्ति और नारी शक्ति कहें या धर्म की बात करते हुए इस शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान का एक शब्द लपक कर उस पर राजनीति करना कहीं ना कहीं मोदी की कमजोरी को दिखा रहा है दोस्तों, और बता रहा है कि राहुल के आगे मोदी फेल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के अपने हैं उसका खेल भी बिगाड़ रहे हैं, यानी कि खुद का खेल वो बिगाड़ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसके इर्द गिर्द, राहुल गांधी से पहले आप याद कीजिए कि पटना की रैली में वहां लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही थी, परिवार की बात की थी कि मोदी का परिवार है ही नहीं, इस पर मेरा परिवार मोदी का परिवार करके इन्होंने कैंपेन चला दिया। इसके बाद जब शक्ति की बात की राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी भी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी किसी शक्ति के लिए काम करते हैं, यह बात उन्होंने कही थी। यहां से उन्होंने शक्ति को नारी स्वरूपा बनाकर यानी नारी से जोड़कर, धर्म से जोड़कर और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश चुनाव में वोट के लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो तीसरी एक बात और जो यहां रख चुका हूं वो ये है कि बीजेपी के अपने और खासकर एनडीए के उनके सदस्य या बीजेपी के भी उनके अपने
आपने देखा कि कितने सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, विधायकगण इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ और भी पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, ये सब बीजेपी के हैं। यानी बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है, भले मीडिया इसको दिखाए ना दिखाए, हम दिखाने का काम करते हैं और दिखा रहे हैं आपको डंके की चोट पर। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या अपनों के साथ की जा रही नाइंसाफी से बीजेपी का चुनावी प्लान हो जाएगा फेल? क्या सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी? क्या अपनों ने बिगाड़ दिया है बीजेपी का खेल? क्या राहुल गांधी की रणनीतियों के आगे मोदी हो गए हैं फेल? ये तमाम सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान, और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, कुछ देर बाद और कुछ साथी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप चारों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर की सबसे बड़ी कमेटी है जो तमाम प्रमुख मुद्दों पर काम करती है, और उस कांग्रेस पार्टी आगे कैसे काम करे, क्या कुछ करे, देश पर कैसे काबिज हो, ये तमाम रणनीतियां, गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं। यहां से बाहर निकलिए तो CEC यानी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी कहते हैं, ये जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति जो इनकी है, वो उसकी बैठक इस वक्त चल रही है। सीधे आना चाहता हूं इन दोनों बातों, उसके अलावा बीजेपी के अंदर खाने जो चल रहा है, वो इन सवालों के साथ शकील अख्तर जी के पास। शकील जी, क्या कुछ आप कहेंगे? एक थोड़ा सा अपडेट जरूर चाहूंगा सबसे पहले कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कुछ हुआ और कांग्रेस जो इलेक्शन कमेटी है उसमें क्या कुछ चल रहा है। क्या आज कुछ और नामों का यहां ऐलान होने वाला है? 2 सूची कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी है। क्या आज हम ये उम्मीद करें कि उत्तर प्रदेश की लिस्ट आएगी जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर भी खूब चर्चा चल रही है, और उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की तरफ भी आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। शकील जी, सीधा आप तक। देखिए, आज अभी जिसका जिक्र आपने किया, CEC केंद्रीय चुनाव समिति की जो मीटिंग चल रही है, उसमें करीब 11 राज्यों के उम्मीदवारों पे बातचीत हो रही है। कुछ पे हो चुकी है, कुछ पे अभी चल रही है, करीब 80 सीटों पे। और जो घोषणा है वो आज रात को भी हो सकती है या कल सुबह भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। दूसरी बात जो आपने कही CWC की, तो वो CWC जो थी, केंद्रीय जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, वो मुख्यतः चुनाव घोषणा पत्र जिसको पी चिदंबरम की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तैयार किया था, एक कमेटी बना के उस पर विचार करके उसे फाइनल करने के लिए हुई थी, और उसे फाइनल कर दिया गया है। चिदंबरम ने सदस्यों को उसकी जानकारी दी। आज CWC की मीटिंग में सभी थे, सोनिया जी थी, खड़गे जी थे, राहुल जी थी, प्रियंका जी थे, कि क्या क्या हमने इसमें मुद्दे रखे हैं, और मुख्यतः जो 5 गारंटियां हैं उसी पर यह केंद्रित थी कि ये जो हमारा है ये दस्तावेज होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके आधार पे हम काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो हमेशा से एक बड़ी ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह माना जाता रहा है, और वो जब भी आता है लोग उसे बड़ी गौर से देखते हैं और पढ़ते हैं। तो कांग्रेस उस परंपरा को भी निभा रही है। नहीं तो बीजेपी के अंदर तो आपको मालूम है कि अध्यक्ष की घोषणा भी वैसी हो जाती है, उसके लिए भी कार्यकारिणी की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और यहां घोषणा पत्र के लिए बाकायदा CWC कांग्रेस करती है और उसके बाद उसकी घोषणा करती है। देखिए, अब जो आपने जिक्र किया मोदी जी द्वारा राहुल पे हमला करने का, यह एक बहुत मजेदार बात भी है और इंपॉर्टेंट बात भी है। अगर आपको याद होगा तो कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले भी मोदी जी बजरंगबली को लेकर आए थे। कांग्रेस ने कहा था बजरंग दल, मोदी जी ने उसको बजरंगबली बना दिया और नारे लगाए और ये कहा वोटरों से कि बजरंगबली का नाम लेकर वोट डालने जाना। तो जनता बजरंगबली का नाम लेकर गई और बीजेपी के खिलाफ वोट डाली आई। अब भी ठीक चुनाव के समय उन्होंने शक्ति, जो राहुल ने एक शब्द का प्रयोग किया है
एब्सर्ड शब्द है बड़ा, अमूर्त जिसे हिंदी में कहते हैं। बजरंगबली तो बहुत क्लियर बोला था मोदी जी ने, और बजरंग दल कांग्रेस ने बड़ा क्लियर बोला था, लेकिन इस एब्सर्ड शब्द के साथ भी मोदी जी खेल गए। अब यही वो सवाल आता है कि क्यों। दरअसल 10 साल से सरकार है और उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो चुनाव अपनी उपलब्धियों के नाम पर लड़ती है, बिल्कुल। लेकिन 10 साल से मोदी जी इसी तरह चुनाव लड़ रहे हैं, भावनात्मक इशू पे, धार्मिक इशू पे, और इसीलिए उन्होंने शक्ति पर ये सारी की सारी बातें कहना शुरू करी हैं और मीडिया उनका साथ दे रहा है। जबकि राहुल ने बड़े साफ तौर पे, बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिया कि शक्ति से उनका अभिप्राय क्या था। असत्य की शक्ति, भ्रष्टाचार की शक्ति, झूठ की शक्ति, जनता को लूटने वाली शक्ति। राहुल ने बड़ा साफ कहा है कि देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया आपने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उद्योग धंधे, और आप वो मुखौटे हैं जो इन शक्तियों पे कब्जा करके उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन जी, वो इसको नारी शक्ति बता रहे हैं, वो उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। क्यों चलने वाला नहीं है? क्योंकि उससे पहले देश में चुनाव के मुद्दे बन गए हैं। चुनाव 2 ही मुद्दों पे होने वाला है, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। ये लोकसभा का चुनाव इन 2 मुद्दों से अलग नहीं हटेगा। देश में इस समय इतनी भयंकर बेरोजगारी है, मोदी जी उसको जानते हैं, उनके आंकड़े हैं, लेकिन उस पर बात करना नहीं चाहते। कोई नए पद सृजित नहीं हो रहे हैं, और पुराने शकील जी इसमें तो सिर्फ सरकार, शायद शकील जी शायद इसमें आप भ्रष्टाचार भी जोड़ दीजिए, क्योंकि अब चंदे का धंधा भी काफी आगे बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार भी जोड़ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई, यही बोला हमने। हाँ, वो तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मूल मुद्दे जो फोकस्ड मुद्दे कहते हैं, बेरोजगारी के साथ सारे मुद्दे आएंगे कि रोजगार आपने क्यों नहीं दिया, और महंगाई के साथ बहुत सारे मुद्दे आएंगे। लेकिन देखिए, चुनाव होता है फोकस्ड मुद्दों के ऊपर। एक नकली मुद्दे लोकपाल के ऊपर 2014 का चुनाव जो है बीजेपी और केजरीवाल जीत चुके हैं। केजरीवाल 2013 में जीते थे। नकली मुद्दे। देखिए, जनता जो है हमारे यहां भोली है, और एक लिमिट सोच में चुनाव के वक्त रहती है, एक धुन में रहती है। वो आप जितने मुद्दों को बढ़ाते चले जाएंगे, उसके सामने जो मोदी जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर भ्रमित हो जाएगी। फोकस्ड मुद्दों की बात कांग्रेस को ध्यान रखना है और विपक्ष को ध्यान रखना है कि चुनाव इनके अलावा कहीं वो जा ना पाए। बहुत सारे मुद्दे आएंगे, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी है, सीए का भी मुद्दा है, इसका भी है, उसका भी है, बहुत सारे मुद्दे आएंगे। लेकिन जनता की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हुए 2 ही मुद्दे हैं। और इसीलिए देखिए, देखना हमको यह है कि मोदी जी आखिर भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। शक्ति पे वो क्यों आ गए? शक्ति पे वो इसीलिए आए, उसमें कहने के लिए बहुत कुछ उनके पास नहीं है। कर्नाटक में बजरंगबली पे क्यों आए थे? वो इसीलिए आ गए थे। तो ये सारी की सारे जो मोदी जी लेके जाएंगे जिन मुद्दों पे, अब जनता उन्हें ग्रहण नहीं करेगी। सवाल यह है कि आप जो कहते हैं जनता उन्हें कैच तो कर ले, ग्रहण तो कर ले, अब जनता वो कैच करने वाली नहीं है। लेकिन ये बात कांग्रेस को और विपक्ष को ध्यान में रखना पड़ेगी कि चीजें भटके नहीं। जो पिच है वो यहीं पे रहे, और अगर यहीं पिच रहेगी तो ये चुनाव मोदी जी के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल साबित होने जा रहा है। इस चुनाव में वो बहुत कोशिश करेंगे। अभी तो शक्ति से शुरू हुए हैं, अब देखिए धार्मिक मुद्दे वो किस तरह से लाते हैं, भावनात्मक मुद्दे वो किस तरह से लाते हैं, वो सारे राष्ट्रवाद का मुद्दा किस तरह से लाते हैं, वो सारे इसी में खेलेंगे पूरा का पूरा। और कांग्रेस और विपक्ष अगर डटी रही अपने मुद्दों पे, तो आप इस चुनाव को बहुत दिलचस्प होता देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प चुनाव है दोस्तों, क्योंकि इस बार मुद्दे नहीं हैं। 2014 में एक मुद्दा था भ्रष्टाचार, अन्ना आंदोलन, केजरीवाल, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा तैयार किया, और उस दम पर नरेंद्र मोदी देश पर काबिज हुए। तो एक भ्रष्टाचार 2014, उसके बाद 2019 पुलवामा की घटना घटती है, और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की रथ पर सवार हो जाते हैं और बैतरनी पार कर लेते हैं। लेकिन इस बार क्या है? भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद या कुछ और?
उस समय एक और दो चार बातें कहते थे कि राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, फिर बातें होती थी 370 हटाएंगे, सब कुछ आपने कर लिया। तो क्या चीज आपके सामने है? क्योंकि जो बात यहां कह रहे थे शकील अख्तर जी बहुत महत्वपूर्ण, हमने देखा उस कर्नाटक के चुनाव के समय बजरंग दल से बजरंग बली तक कैसे उन्होंने जोड़ दिया। और आज जिस शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जिस शक्ति के लिए काम करते हैं उस शक्ति को हमको खत्म करना है, यही बात तो राहुल गांधी उस दिन शिवाजी पार्क मुंबई के वहां से आह्वान कर रहे थे। लेकिन वहां उस शक्ति से नरेंद्र मोदी ने देवीय शक्ति, नारी शक्ति और कौन कौन शक्तियों की बात कर रहे हैं। लेकिन विनेश फोगाट ने जो बातें कही हैं, इसके अलावा भी कई महिलाएं खुल के बाहर निकल रही हैं और कह रही हैं कि मोदी जी जरा उन महिलाओं की बात भी देख लीजिए, पहलवान महिलाओं के बारे में भी सोच लीजिए, उन महिलाओं के बारे में भी सोचिए जो मणिपुर की घटना जिसके बारे में आप आज तक चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर महिलाएं घेर रही हैं और यही बात यहां हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे बनाने की कोशिश। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, बस जिस पिच पर खड़ी है कांग्रेस उस पिच पे ही वो आराम से, चाहे डिफेंसिव हो या ऑफेंसिव हो, बैटिंग करते रहे तो आगे बढ़ जाएगी, मैच जीतेगी, ये साफ दिखाई देता है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिल सिन्हा साहब आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, एक तरफ यहां कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की तैयारियां, सीडब्ल्यूसी की आज बैठक, उसके बाद सीईसी की बैठक, ये सब कुछ है। इस बीच इसी चर्चा के दौरान अगर तीसरी लिस्ट कांग्रेस की आ जाती है उम्मीदवारों की तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आ गई तो जैसा कह रहे हैं शकील जी की हो सकता है कि आज आ जाए, आज रात को या कल आ जाए, जैसे भी है। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात कि वो जो कुनबा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो राज्य हैं, एक महाराष्ट्र दूसरा बिहार, और पेच फंसी हुई बीजेपी की इन्हीं दोनों राज्यों में है। इन दोनों राज्यों में अगर पार नहीं लग पाए तो फिर तो गए। 48 सीटें महाराष्ट्र की और 40 सीटें इधर बिहार की, 48 और 40 88 सीटें कम नहीं होती हैं। चाचा जी नाराज हो गए हैं और उधर दूसरे चाचा जी जिनके इधर से उधर न जाने की गारंटी मांग रहे थे उस दिन तेजस्वी यादव मोदी जी से, उन चाचा जी का भी अता पता नहीं है। कह रहे थे ना कि मोदी जी अगर आप गारंटी में इतनी बड़ी अच्छी गारंटी देते हैं तो आप ये गारंटी देके बता दीजिए कि हमारे चाचा इधर से उधर नहीं पलटी नहीं मारेंगे। अब याद है ना, भाषण दे रहे थे उस दिन तेजस्वी यादव, बहुत शानदार भाषण था। तो लेकिन आपसे समझना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे, और इसलिए क्योंकि यहां से जो बात हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे हैं कि ये चुनाव मजेदार हो रहा है और ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए टफ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, चुनौती क्यों बहुत बड़ी हो गई है मोदी जी के सामने, इसलिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो बाद में बना, पहले कांग्रेस हर कदम पे इनसे आगे है। मैनिफेस्टो अभी आपने कहा कि उन्होंने 25 गारंटी तय कर दी। वो 25 गारंटी एक एक टुकड़ों में राहुल गांधी या कांग्रेस की ब्रीफिंग में आ भी चुकी है। उसके बाद आप देखिए कि गठबंधन को बनाना पहले किया इंडिया गठबंधन ने, वो उसकी नकल में उन्होंने एक मुंबई में मीटिंग की जिसकी कि आज तक दूसरी मीटिंग नहीं हुई एनडीए की। उसके बाद आप देखिए कि पहली रैली भी गठबंधन की जिसमें सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे मुंबई में हो गई। एनडीए की कोई रैली नहीं हुई है। तो एनडीए का या बीजेपी का घोषणा पत्र भी नहीं है, अभी उनके गठबंधन फाइनल नहीं हुए हैं। जो गठबंधन है वो टूट रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि पशुपति पारस चले गए जी। ये छोटी पार्टियां जो भी बीजेपी के साथ आती हैं उनका यही हश्र होता है। पशुपति पारस को देखना चाहिए था जेजेपी के बारे में, कि जो बीजेपी ने जेजेपी के साथ किया वही इनके साथ भी करेगी, फिर भी ये टिके रहे। तो ये बीजेपी के साथ यही चलता रहता है। अभी दक्षिण भारत में मोदी साहब हैं, दक्षिण भारत में पीएमके के साथ अलायंस हो गया इनका। पीएमके के रामदास जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में। उसके बाद जयललिता के पास गए, जयललिता के फ्रंट में गए। जयललिता के फ्रंट में उन्होंने ये कारनामे किए पीएमके ने कि जयललिता को कहना पड़ा कि ये आतंकवादियों की पार्टी है जी।
उसके बाद आप देखिए कि ये फिर अब ये एनडीए में आ गए। अब वो अपनी सीट तो निकाल लेते लेकिन बीजेपी कोई फायदा नहीं देते, और उनकी पार्टी की हिस्ट्री है कि वो तोड़फोड़ करते हैं, हिंसक होते हैं, अराजक हैं। बिल्कुल। उनकी पार्टी की हिस्ट्री आप देख लीजिए। तो ये अभी जैसे शक्ति साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में गए मोदी साहब, वही स्पिन खड़गे साहब के एक बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी जाती है। तो कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि वो उनकी मोदी साहब की स्पिन को कितना समझते हैं। तो ये शक्ति वगैरह पे स्पिन करके दक्षिण भारत में तो बड़ा मुश्किल है, उत्तर भारत में शायद कुछ थोड़ा बहुत इनको ट्रैक्शन मिले। तो अब ये कि देखिए कि कई मुद्दों पर, कई उत्तर भारत में जो कह रहे हैं, थोड़ा रोकना चाहूंगा, उत्तर भारत में जो आप कह रहे हैं थोड़ा स्पिन मिले, कहां से मिलेगा? बिहार की स्थिति तो आप ही बयां कर रहे हैं, बिहार की स्थिति तो आप ही बयां कर रहे हैं कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान पिछले चुनाव में थे और उनकी पार्टी को 6 सीटें आई थी, 6 पे लड़े, 6 के 6 जीत के आए थे, 100% स्ट्राइक रेट। अब की लगता है क्या चाचा जी अगर हाजीपुर नहीं छोड़ते हैं, और चाचा जी अगर इधर, अब तो साफ दिखाई दे रहा है पशुपति पारस जो हैं वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर रहे हैं और वो हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। हाजीपुर वही है जहां से लगातार रिकॉर्ड जीत हासिल करते आए हैं 5 बार। तो बिहार इतना आसान नहीं है, और बिहार अगर आसान नहीं है तो ये मान के चलिए कि हिंदी पट्टी भी अब आसान नहीं है। प्रशांत टंडन जी, अब बिहार वाकई चुनौती। और देखिए इस बार इन्होंने अलायंस का अरिथमेटिक लगभग वही रखा जो पिछली बार था नीतीश कुमार के साथ, लेकिन नीतीश कुमार की 16 सीटें इस बार बहुत भारी पड़ेंगी। अब वो इस बीच वो 2 बार गुलाटी मार चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत गिर चुकी है। तो वो अपना तो नुकसान करेंगे, साथ में बीजेपी का भी नुकसान करेंगे। तो और बिहार में हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जातिवार सर्वे हो चुका है। बिहार वो जगह है जहां सामाजिक न्याय हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है, इस बार भी है। तेजस्वी यादव वहां पे 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। मोदी साहब को ये बताना है बिहार में जाके पूरे देश में कि 30 लाख वैकेंसियां सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे हो गई उनके शासनकाल में। नई नौकरियों की तो बात छोड़िए, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात छोड़िए, जो कह रहे थे कि 2 करोड़ हर साल पैदा करेंगे। 30 लाख वैकेंसीज कैसे क्रिएट हो गई, और उसका असर क्या हो रहा है? रेलवे जो कि इतना बड़ा उपक्रम है भारत सरकार का, उसमें वैकेंसीज भरी नहीं जा रही हैं। हालत यह है कि बगैर ड्राइवर के ट्रेन चली जाती है जी, सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये मोदी साहब को बताना है कि 30 लाख वैकेंसी कैसे हो गई। ये शक्ति वगैरह के बारे में अपनी 10 साल की सरकार की उपलब्धियां बतानी है। तमाम तरीके के आरोप यूपीए सरकार पर थे राजीव जी, लेकिन उसके बाद भी यूपीए कैंपेन अपनी उपलब्धियों पे था कि हमने मनरेगा किया, आरटीआई दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। जनता ने नहीं समझा, अलग बात है, जनता ने नहीं समझा और जनता उसकी कीमत चुका रही है। लेकिन मोदी साहब को अपने 10 साल की उपलब्धियां बतानी चाहिए, स्पेसिफिक टर्म्स में बतानी चाहिए। ये 2047 में क्या होगा, वो 2047 में पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और मोदी साहब तो शायद रहें, 500 साल रहें, लेकिन 2047 की बात नहीं करनी हमको। जी हमको तो राजीव जी देश की जनता को कल सुबह बाजार जाना है सामान लेने अपना। पहली तारीख आएगी, उसको किराया देना मकान का, उसको ईएमआई देनी है। एक्चुअली हुआ ऐसा, हंसी भी आती है प्रशांत जी, लेकिन हुआ ऐसा कि 2022 का टारगेट दे रहे थे मोदी जी, 22 इतनी जल्दी आ गया। आप याद कीजिए, किसानों की आय दोगुनी, सबके सिर पे छत, यानी सबको छत वाला मकान, बहुत सारे टारगेट मोदी जी ने दे दिए, और उनको लगा कि अगली दफा तो आएंगे नहीं, लेकिन 2019 में आ गए। अब आ गए तो 22 भी सामने था। अब किसान पूछ रहे हैं, बाकी लोग पूछ रहे हैं, और जिनको लाभार्थी कह रहे हैं 5 किलो अनाज देने वालों को, अब वो भी पूछ रहे हैं। आप याद कीजिए
पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था अभी 2022 के चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्यों हो गया सुपड़ा साफ? लाभार्थी उनके साथ रहते तो नहीं होता, यानी वो भी अब पूछ रहे हैं। तो इसलिए अब ये टारगेट लंबा है, अब 47 पहुंच गया है। प्रशांत जी, पॉइंट इसमें राजीव जोड़ना चाहता हूं, बहुत सारे विश्लेषक और बहुत सारे ये सर्वे कंपनी एजेंसियों के लोग भी टीवी चैनलों पे आके अखबारों में लिख के लाभार्थी योजना को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। 2017 से 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 सीटें कम हुई हैं, 50। उन 50 में 32 से 34 सीटें अत्यंत गरीब जिलों से में कम हुई हैं, जहां लाभार्थी योजना का इम्पैक्ट होता। बीजेपी को जो सीटें बची वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिली, जहां लाभार्थी ना के बराबर है। ये संपन्न इलाका है जी, संपन्न है। तो गरीब लोग 5 किलो का अनाज लेकर वोट दे आते हैं पोलिंग स्टेशन में जाके। ये गलत धारणा है। गरीब आदमी भी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश के सामाजिक न्याय, इन सब पर भी उसका वो आधार होता है वोट डालने का। सच्चाई तो यह है कि वही बचाए हुए इस संविधान को। सच्चाई यह है कि गरीब ही संविधान को, इस देश की रक्षा कर रहे हैं। वही चूज करते हैं, वही देखते हैं कि वोट किसको देना है, और वही लाइन में खड़े रहते हैं। अमीर तो निकल लेते हैं, दिल्ली आसपास के लोग देखिए 3 दिन के लिए निकल लेते हैं पहाड़ों पे, वोट भी नहीं देते। जी जी। आप हम सब देखते हैं बिल्कुल रोजमर्रा में। आप 6 लोग, हमारे 6 साथी आप बैठे हुए हैं, आप लोग खुद देख रहे होंगे आजू बाजू में जितने लोग आपके परिवार, आपके घर के इधर उधर वाले होंगे, जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाए और गलती से अगर वो शुक्रवार को और शनिवार रविवार छुट्टी हो, तो आधे लोग आपको शिमला में दिखाई देंगे और आधे लोग वहां नैनीताल में दिखाई देंगे। वो यहां चुनाव का इंतजार, वोट देने का इंतजार नहीं करेंगे। वोट देने का इंतजार वो करता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, और वो चूज करता है कि हमको किसको वोट देना है। भले उसको खरीदने की कोशिश होती है, उसके घर पे कपड़े, बाकी सामान जो भी है, खाने पीने का पार्टियां पहुंचाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा, निराश होंगे आप लोग। कई बार आप कहते हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम। आप जान रहे हैं कि यह चुनाव ईवीएम से ही होने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि वोट में इस बार ईवीएम को हराना है, यानी ज्यादा से ज्यादा वोट देना है। तो आप निकल के ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। जो एक हमारे साथी किसी ने बताया था कि या इंडिया गठबंधन में ही कोई वहां कह रहे थे कि 10 से 15% जो है उसकी सेटिंग होती है, होने दीजिए, ज्यादा निकलिए, वोट दीजिए। और सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को हम लोगों ने देखा है अभी पिछले विधानसभा के चुनावों में, खासकर कर्नाटक के चुनाव में। आंकड़े हैं, प्रशांत टंडन जी कभी उन आंकड़ों को पेश कर देंगे, और कई बार बात कर चुके हैं। तो आप लोग निकलिए, वोट दीजिए। जिस दिन भी आपके यहाँ वोट है, वोटिंग है, उस दिन वोट दीजिए। वो पूरी लिस्ट हम कल परसों के कार्यक्रम में ही हम बताने लगेंगे, दिखाएंगे लगातार कि किस एरिया में कब है वोटिंग, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, हर जगह क्रमवार, और हर राज्य में किस जो कौन सी सीट किस दिन वोटिंग है, वो सब हम आप तक स्क्रीन पे पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग भी जागरूक बनिए और वोट दीजिए। जाइए, आप ये मत सोचिए कि नहीं जी अब ईवीएम से तो खेल खत्म हो गया। नहीं हुआ है, ईवीएम से भी खेल खत्म नहीं हुआ। ईवीएम से भी उन्हीं जगहों पे बीजेपी हारी है जहां पर ईवीएम के बाद भी लोग निकल के आए। तेलंगाना में कैसे कांग्रेस की सरकार आ गई, क्योंकि लोग खूब निकल के आए। आप देखिए वोटों का प्रतिशत क्या रहा, आप पता कीजिए, वहां समझ में आएगा कि कितने लोग थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा लगातार करेंगे। लेकिन आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास, और जरा आपसे समझूं। फातमी साहब का नाम आपने सुना, जेडीयू के दरभंगा से लगातार 5 बार सांसद, जेडीयू के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से, प्राथमिक सदस्यता से। अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कैसे वहां जेडीयू बिहार में कमजोर हो रही है, यह पार्टी कैसे वहां पे 17 नहीं बल्कि इस बार 16 सीटों पे लड़ रही है, यानी उसका कद ऐसे ही कम हो गया। अब यहां से स्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को इस बार किसी तरह करके अपनी 2-4 सीटें लाने भर की गुंजाइश बनानी है, यही दिख रहा है। यहीं से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कितना अहम है इस बार का बिहार का चुनाव, और क्या यहां से हम दिल्ली की तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, ये जो 2024 के चुनाव में बिहार में
बाकी जगह तो होना ही है परिवर्तन जो होगा, मतलब राजनीतिक पटल पे बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो है क्या कि जेडीयू नाम की पार्टी आपको 2000 ये में जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल जो होने वाले हैं, वो उस चुनाव में शायद उसका वो आपको 5वें 6ठे नंबर की पार्टी के रूप में दिखेगी। पार्टी एकदम नष्ट हो, मतलब उसका कोई क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं रह गई है, और मुझको नहीं लगता कि अगला विधानसभा चुनाव तक जा पाएंगे वो। 2024 हमको लग रहा है कि जैसे होता है क्या कि समुद्र में डूबता हुआ आदमी कोई तिनका कोई भी ये मतलब टुकड़ा जो ये काठ का वो पकड़ने की कोशिश करता है, वही कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी। क्योंकि इसमें तो उनकी इज्जत रख ली उन्होंने कि 16 सीट दे दी। मेरा तो ख्याल था क्या कि लोग ऐसा समझ भी रहे थे कि उनको 12 सीटें मिलने की बात थी। अब हमको लग रहा है क्या कि उसके बाद भी कैसा किया उन्होंने चिराग को ले आए। वो पशुपति पारस जो है उनके लिए कंफर्टेबल थे, तो उनको चिराग को ले आए। चिराग को लाने का मतलब है कि साफ साफ बीजेपी ने बता दिया इनको कि आपके कहने से बिहार में एनडीए नहीं चलने वाला है, हम एनडीए चलाएंगे खुद अपने तरीके से। और अपने तरीके का मतलब है जो कि जब वो पलट कर आ गए थे तो भी चिराग उनकी आलोचना कर रहे थे। ऐसे चिराग को सिर्फ एनडीए में नहीं लाया बल्कि उनको एलजेपी मतलब रामविलास की जो विरासत है वो मान लिया कि वही है। तो ये तो है। दूसरा है कि चिराग भी जो है उनकी जो बंद मुट्ठी है वो इस बार खुल जाएगी, क्योंकि हाजीपुर की आप चर्चा कर ही रहे थे, वो उसका सिर्फ वहीं का नहीं है बल्कि वो जो जमुई इनकी सीट है वहां भी उनके लिए बहुत कठिन जाने वाला है। और मुझको लग रहा है क्या कि जो 1-2 सीट छोड़ के बाकी सीट पर बीजेपी तय करेगी कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए। ये सिर्फ उनको सहूलियत ये मिल गई कि एलजेपी का वही है, एलजेपी ये कहने का मौका इस बार मिलेगा। लेकिन आप 5 साल आप देख लीजिए कि 5 साल सांसद रहे चिराग पासवान, सांसद के रूप में कोई अपनी छाप छोड़ पाए देश भर में दलितों। आप रामविलास पासवान से इनकी तुलना करनी चाहिए। रामविलास पासवान देश में दलित का कोई भी आंदोलन है, उन पर एट्रोसिटी है, कुछ भी मामला है तो उसमें एक ऐसा चेहरा थे जिसका कि महत्व था, लोग उनको देखते थे उनकी ओर। चिराग ने कोई ऐसी जगह नहीं बनाई, वो इसी अपने हनुमानगिरी में लगे रहे और वो जो है उन्होंने अपना कर लिया। तो कोई मुझको नहीं लग रहा कि ये जो चेंजेज होंगे उसमें जेडीयू का था। अभी फातमी का जाने का अर्थ ये है कि अल्पसंख्यक जो भी पहले क्या था कि कम से कम नीतीश जी को इसके लिए जरूर उनको ये करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने उसको आरएसएस का बैटल ग्राउंड नहीं बनने दिया बिहार को। अपने 15 सालों में उन्होंने कोई ऐसा एक कॉमनल स्टेट जिसमें कि राम मंदिर के बारे में हो रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के मकान पर, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, या इसकी मतलब क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई के जरिए उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, जो यूपी में बगल के राज्य में चल रहा था, वैसा कुछ नहीं होने दिया। इसके लिए जरूर तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अब वो जो है वो खत्म हो गया फेज। ये देखना है इस बार कि 2024 के चुनाव में नीतीश हिंदुत्व का राग गाते हैं या नहीं। और मुसलमान तो उनसे अलग हो ही चुके हैं। अली जो अशरफ फातमी जो निकले हैं वो इसका अर्थ यही है कि उनको समझ में आ गया कि अब जेडीयू के मतलब साथ रह के कोई मुसलमान वहां अल्पसंख्यकों का समर्थन नहीं हासिल कर सकता। तो ये चेंजेज है और ये हमको लग नहीं रहा है क्या कि इसको न बीजेपी संभालने में ये है संभव है उसको। वो जो सीटें हैं बहुत कम होने वाली हैं, अभी तुरंत उसके गिनती पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है क्योंकि ये बिहार और महाराष्ट्र ये 2 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों राज्यों पर नजर रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उस पर नजरें तो हैं ही। उत्तर प्रदेश में जरा सीटों का बंटवारा हो जाए और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ जाएं इंडिया गठबंधन के, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, तब उस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बिहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में यहां एनडीए में जो खींचतान है। और अली अशरफ फातमी के बारे में जो बता रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा जी, ये एक मजबूत कड़ी और दरभंगा से
अभी तक चुनाव लड़ते आए और दरभंगा की सीट इस बार बीजेपी के हाथ में है और उनकी झोली में, और लेकिन इनका बाहर निकलना और ऐसे भी जो अल्पसंख्यकों का जो रुझान है वो इंडिया गठबंधन की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। लगातार चर्चा हम लोग करते हैं तो वो भी दिखता है कि जो गठबंधन है, गठबंधन की तरफ ये जाते हुए, तो बहुत ही मजेदार चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही मजेदार। और इस मजेदार चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां, आज राहुल गांधी भी थे उस CWC की बैठक में जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को, अभी हमारे साथी शकील अख्तर जी शायद कह रहे थे कि बीजेपी अभी तक अपने घोषणा पत्र के बारे में, कहां उनका घोषणा पत्र है उसके बारे में कोई अता पता नहीं, लेकिन कांग्रेस घोषणा पत्र पे आज CWC की मोहर लगवा ली। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र के बारे में क्या कुछ लिखा है, अभी अभी ट्वीट किया है, जरा वो आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियां समेत पार्टी के घोषणा पत्र पर गहन चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए और देश की आवाज सुनी। हमने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनके जीवन के संघर्षों को करीब से जाना और समझा। इसीलिए हमारा घोषणा पत्र और गारंटियां महज दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोड मैप है, जो रोजगार क्रांति और अधिकार पूर्ण भागीदारी के माध्यम से हर वर्ग का जीवन बदलने जा रहा है। हम 5 न्याय का संकल्प लेकर किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गारंटियां देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प हैं। छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों ये, अगर ऐसे देखा जाए तो देखिए यहां पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी एक पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो किन मुद्दों के आधार पर जाए, वहां पे ये जो 5 न्याय की बात है यही तो मुख्य मुद्दे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकलकर लोगों के बीच, लाखों लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये बातें सुनकर, अगर एक आदमी से आप रूबरू होकर कोई दस्तावेज तैयार करते हैं और कहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम ये लेके आ रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं विश्वास करेंगे? यही तो है। संजय जी जरा आपके पास आऊं, फिर दीपक जी, शायद लाइट चली गई है दीपक जी के यहाँ, लेकिन संजय जी, बिहार से लेकर इधर दिल्ली तक जो हलचल तेज है उसमें कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, जरा उस पर आपका फोकस चाहता हूं। हाँ, 2-3 बातें हैं। मतलब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव के समय इधर उधर तो होता ही है और अमूमन ये माना जाता है कि लोग जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं, सामान्य बात है, पहले से होता रहा। लेकिन बीजेपी के केस में ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीजेपी में जो है वो सिर्फ इसलिए है कि वो डरा हुआ है या उसको डरा के रखा गया है या ऐसी कोई बात है। मतलब जैसे मायावती का केस है जो हम लोग समझते हैं, दिखाई दे रहा है, तो उसमें अगर कोई छोड़ करके बीजेपी जा रहा है टिकट नहीं मिलने से भी, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिसको टिकट नहीं मिला उसको माना गया कि वो इस लायक नहीं है और इसलिए उसको टिकट नहीं दिया गया और फिर भी वो छोड़ के चला गया, तो आप समझिए कि वो बीजेपी के बारे में अब क्या सोच रहा है। वो निश्चिंत है कि अगली बार बीजेपी नहीं आ रही है और हमें उस तरह से परेशान या ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी, हम वहां जीते या नहीं जीते। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि बीजेपी अब छोड़ने का मतलब है ये कि लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी अब जीत के नहीं आ रही है और हमें आगे छोड़ने के बाद में परेशान नहीं कर पाएगी जैसे अब तक किया था या अब कर सकती थी। तो ये अगर एक बार ये संदेश चला जाए या लोगों को ये विश्वास हो जाए कि बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीत रही है, तो ये दल बदलना जो है बहुत तेजी से होगा और बहुत ज्यादा होगा और बहुत उसका असर होगा। माने एक आदमी के दल बदलने का असर एक आदमी में ही नहीं होगा, वो वोटर को भी लगेगा कि अरे ये लोग अब दल बदल करके वापस कांग्रेस में आ रहे हैं या वापस इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, तो उसका असर इस तरह से होगा कि लोग समझेंगे कि बीजेपी जो अभी तक कर रही थी वो शायद अब वो कमजोर पड़ रही है और इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं। और नेताओं के बारे में इस पर लोग यकीन करेंगे, जो काफी असरकारक होगा, मुझे ऐसा लगता है, और वो अब दिखने लगा है। जहां तक बीजेपी की तैयारियों और चुनाव लड़ने की बात है, वो तो मतलब एकदम जो प्रचारित वो करते रहे, अभी तक पार्टी यही प्रचारित कर रही है कि मोदी जी का विकल्प नहीं है, सब कुछ मोदी जी ही करते हैं। जो प्रचारित वो करते हैं और जो दिख रहा है, दोनों तरह से ये साफ था कि जो वहां है सब एक आदमी का शो है, एक आदमी जो करता है वो करता है। ठीक है वो चाणक्य है, ठीक है वो बहुत प्रतिभाशाली है, ठीक है वो बहुत योग्य है, लेकिन
एक आदमी के काम करने की सीमा होती है, एक आदमी की योग्यताओं पर नतीजा निकलने की भी सीमा होगी। तो वो 10 साल हो गया, तो अब वो एग्जॉस्ट होते नजर आ रहे हैं हर तरह से। तो जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो पुरानी पार्टी है, उसकी टीम है, व्यवस्था है, सिस्टम है, तो वो वैसे काम कर दे। पिछली बार चुनाव में जो कांग्रेस का वो 7,000 रुपए महीने वाली स्कीम थी, जो सबको भत्ता देने की 7,000 रुपए महीने, तो वो बड़ा रिसर्च था और पहले भी कहा गया था, बाद में भी कहा गया, और बहुत बढ़िया से आर्टिकल छपा, लोगों ने कई बार कहा कि वो बहुत प्लान था और वो फिजिबल था। तो और उसको लोगों ने, जब कांग्रेस हार गई तो जाहिर है लोगों ने उसको इनकार कर दिया था, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तो उसके बाद जो बीजेपी ने किया उसको लोग कंपेयर करेंगे कांग्रेस योजना से या कांग्रेस की ऐसी योजनाओं या घोषणाओं से, और उसकी तुलना में मोदी जी की गारंटी है। और गारंटी ये कि पलटू राम फिर नहीं पलटेंगे, वो गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो बाकी गारंटी की क्या वैल्यू है, इसको इस तरह से देखा जा रहा है। तो मोदी जी अपने काम से और कार्यशैली से मुझे लगता है कि 10 साल में वो कमजोर नहीं हुए हो, एग्जॉस्ट तो हो ही गए हैं, एग्जॉस्ट हुए तो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से उनके पास, मैं संजय जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, मैं कमजोरी की तरफ आना चाहता हूं। देखिए, भले मीडिया में नहीं दिखाया जाता हो, लेकिन अगर गुजरात से मोदी जी, अमित शाह का अपना गृह राज्य है, वहां उनके सीटिंग एमएलए अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, राजस्थान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, और अभी एक हमारे साथी लिख रहे हैं, डॉक्टर कैलाश सरन नाम है, वो लिख रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल कोटा रीजन के एक मजबूत नेता अपने एक्स अकाउंट से मोदी का परिवार हटा दिए। जो आजकल चल रहा है ना, मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार हटा दिया अपने एक्स अकाउंट से। कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ओम बिरला के सामने मजबूत उम्मीदवार हैं, और राजस्थान के 7 गुज्जर बाहुल्य सीट पर कांग्रेस को फायदा होगा। ये जो है, चाहे वो राजस्थान हो, अब आ जाइए जरा, राजस्थान और गुजरात की बात कर लिया, हमने बिहार की बात कर ली। आप देखिए हरियाणा में सांसद एक नहीं, एक बहुत ही मजबूत सांसद ने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी, बृजेंद्र सिंह। उसके बाद आप उसी राजस्थान में देखिए, एक मजबूत सांसद ने पार्टी छोड़ दी, राहुल कसवा, चूरू के सांसद। अब हरियाणा में इनके, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, अनिल विज जो हैं बहुत ही मजबूत नेता हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के समकक्ष मानते थे। आज हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, नहीं गए, विस्तार में भी नहीं गए, नाराज चल रहे हैं। तो जो अंदर खाने नाराजगियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, हर जगह है। ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी को यहां उजागर नहीं किया जा रहा है, ऐसी खबरें ज्यादा आप तक नहीं पहुंच रही हैं दोस्तों, इसलिए लग रहा है कि यहां हवा हवाई है, नहीं है। अंदर खाने डब्बा जो है वो गोल है, यह समझने की जरूरत है। और इसीलिए जो हम यहां विश्लेषण कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं आप सबके जरिए, कि इतना आसान नहीं है ये 2024 का चुनाव, और इसीलिए ईवीएम के रहते हुए भी इतना आसान नहीं है, ये भी कह दूं। बस आपको वोट देने जाना है, आपको वोट दे के आना है, इतना आप कीजिए, क्योंकि आप वोट देने नहीं जाएंगे तब तो आसान बना देंगे। रामपुर जैसी जगह पे बीजेपी जीत जाती है, जहां 60%, 67% जहां विपक्ष को वोट देने वाले लोग हों, वहां बीजेपी जीतती है। इसलिए जीतती है कि 45% लोग निकल के आते हैं वोट देने के लिए, इसलिए जीतती है। तो आपको देना होगा, और यह सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, उल्टा भी हो सकता है। तो आपको वोट देने के लिए जाना होगा, जहां 80% लोग, 90% लोग निकल के आएंगे वोट देने के लिए जाएंगे, वहां पे होगा ना, आमने सामने की लड़ाई वहां होगी। यही बात है। आता हूं संजय जी आपके पास, लेकिन जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु जी आपसे भी। अमलेंदु जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अंदर खाने जो हलचल है, उस हलचल पे निगाह रखनी होगी। अब की बार इतना पार, अब की बार इतना पार, ये सिर्फ नारा से नहीं होगा। बजरंग बली हमने देख लिया था। हम लोगों ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी कि नरेंद्र मोदी की गाड़ी 60 की स्पीड से रोड शो में निकल गई, क्योंकि पता था ये बेंगलुरु का रोड शो, हम लोग मौजूद थे, मैं और प्रशांत टंडन जी। 60 की स्पीड से गाड़ी निकल गई थी, पता था कि कुछ नहीं होने वाला, डब्बा गोल है। यहां पर मीडिया में बताया जा रहा था, नहीं इस बार रिपीट कर रहे हैं, बीजेपी आ रही है। हम लोग थे जो रिपोर्ट कर रहे थे कि नहीं आ रही है बीजेपी कर्नाटक में। बात सच हुई। इसलिए जरा बताइए आपकी कैसे देखा जाए इसको, अमरेंदु जी। राजीव जी, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 पर हार है।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार को 400 पे जो वो 400 पार बता रही है। मामला 150 के अंदर सिमट रहा है, 140 143 में सिमट रहा है, तो इसलिए उसको 400 पार बता रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि 400 पार की हार है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति चल रही है उसको अच्छे तरीके से समझाया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने बिहार पे काफी चर्चा कर ली, फिर भी यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बिहार में वो 40 की 40 सीटें अकेले जीत लेगी, उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे महागठबंधन को हरा देगी, जिसमें कि नीतीश कुमार भी शामिल थे। तो अब अगर आप नीतीश कुमार को भी लेकर के आते हैं और आप कह रहे हैं कि साहब आप नीतीश कुमार को भी 16 सीटें दे रहे हैं, 70 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, अगर 16 नीतीश कुमार को दे रहे हैं, उधर आप चिराग पासवान को 5 सीटें दे रहे हैं, जिन चिराग पासवान को का सामान आपने निकलवा कर सड़क पे फिकवा दिया था, उनको भी आप अगर 5 सीटें दे रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट दे रहे हैं, मांझी जी को भी 1 सीट दे रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति कितनी खराब है। ये कोई सेहतमैत में मुफ्त में नहीं दिए जा रही है कि भंडारा लगा हुआ है कि तुम भी सीटें ले जाओ, तुम भी सीटें ले जाओ। कुल मिला के राज्य की स्थिति ये है कि बिहार में ही स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और दूसरा जो बड़ा राज्य महाराष्ट्र, वहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप राज ठाकरे को बुला करके जो अपना जो एक विधायक जितवाते हैं, उनको आप लेकर के आते हैं, तो एक खास उनका थोड़े से क्षेत्र में असर है, आप उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं कि आप भी आ जाइए, और इधर आप जो शिंदे को जिनके लेकर के आए थे, जिनके हवाले आपने अपनी पूरी पार्टी करवा दी थी, आप उनसे नाता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अजित पवार से नाता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की कितनी खराब है। तो जो 400 पार और 370 पार की बातें की जा रही है वो कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई राजीव जी, और जिस तरीके से मुद्दे सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों के भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं। आज जिस शक्ति की बात की जा रही है, ऐसी शक्ति तो आपने जैसे बताया कर्नाटक में बजरंगबली थे, तो बजरंगबली ने वहां साथ नहीं दिया, और आज आप यहाँ जो जिस शक्ति की बात कर रहे हो, नारी शक्ति जो है, वो निकल करके आपसे सवाल पूछ रही है। जी, पहलवान दिनेश फोगाट आपसे सवाल पूछ रही है नारी शक्ति को लेकर के, रेणुका चौधरी आपसे पूछ रही है, भाई आप जो सुपर्णखा बता के हंस रहे थे, अट्टहास कर रहे थे सदन के अंदर खड़े होके, वो कौन सी नारी शक्ति का सम्मान था? तो ये जिस तरीके दीदी और दीदी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कल प्रशांत जी गिना रहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, कांग्रेस की विधवा, क्या क्या ये सब कौन सी शक्ति थी? ये भी तो नारी महिलाओं के लिए महिलाओं का अपमान ही था। और उसके अलावा भाजपा शासित राज्यों में जो कुछ हो रहा है, पिछले दिनों जो हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बाकी कई जगहों पे, ये क्या है? मणिपुर क्या है? मणिपुर के बारे में अभी तक बात छोड़ दीजिए और राज्यों की बात। मणिपुर में जो हुआ, आपको एक सीट पे 2 बार मतदान करवाना पड़ रहा है, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग। आप आदिवासियों की बात करते हैं, क्या वहां आदिवासी नहीं हैं? ये सब आदिवासी हैं, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। तो इसीलिए ये बहुत कुछ है, और इन सब पे बात करने की जरूरत है। आर पार है इस बार अब की बार इतना पार नहीं। दीपक जी, ये बेहतर होगा कि अब की बार आर पार है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। हम तो माध्यम हैं, मीडिया इज अ मीडियम, हम माध्यम हैं, हम पहुंचा रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं वही आम जनता तक। क्या आपको भी लगता है ये आर पार है? राजीव जी, निश्चित रूप से ये थोड़ी तो देश के बारे में, यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, क्या मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी थोड़ा कट रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए जी। तो कुल जमा जिसको भी देश की स्थिति की थोड़ी भी समझ हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आपसे वो और क्या। आपको रोकता हूँ, आप बने रहिए, थोड़ा सा आवाज अब ठीक होती है तो आपके पास आऊंगा। शकील जी के पास आता हूं। शकील जी, क्या ये कहना उचित रहेगा कि अब की बार ये पार वो पार नहीं, अब की बार सीधे आर पार है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ है देश की जनता बिल्कुल आर पार करने पे तैयार है, जो एनडीए गठबंधन में, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उधर महाराष्ट्र में आ जाइए तो तोड़ फोड़ की लड़ाई करके जो सरकार बनाई बीजेपी ने, जिसमें शिंदे को लेके आए, जिसमें अजीत पवार को लेके आए, ऐसी तमाम चीज़ें, चाहे आप संदेश खाली करने की कोशिश करें, उस पर भी बहुत सारी बातें होती रहीं। हर तरफ एक तबका है जो कह रहा है कि हमारे लिए आर पार है। इसको सही दिशा में हम बात कर रहे हैं? एक तबका नहीं, पूरा देश ये कह रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। कैसे? देखिए, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने इस बार मुंबई से जो अटैक किया है मोदी जी के ऊपर, वो बहुत बड़ा अटैक कर दिया उन्होंने, मुखौटा। मोदी जी इस शब्द को नहीं पचा पा रहे, और मोदी जी क्या, उनसे पहले जो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे
अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी हजम नहीं कर पाए थे। और उनसे तो उनकी पार्टी के ही आदमी ने कहा था, गोविंदाचार्य ने। और उसके बाद वो इतना पैनिक रिएक्शन में चले गए कि उसके बाद उनकी सरकार भी चली गई थी। मुखौटा किसी को भी कहना कि आप असली नहीं है, आपके पीछे कई दूसरी शक्तियां छुपी हुई हैं, अपने आप में बहुत गंभीर किस्म का आरोप है। और यही राहुल ने कहा कि आपके पीछे दूसरी बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। अब लोग थोड़ा आजकल पढ़ते लिखते कम हैं और उस तरफ जाना थोड़ा सा एक खतरा भी होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें हम कि राम की शक्ति पूजा में निराला ने यह लिखा है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम कहते हैं इस बात को कि ये सारी शक्तियां जो है वो उस तरफ है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह लिखा है, विरथ रघुवीरा जी। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि देश की जनता समझती नहीं है, समझती है इन सारी बातों को और दूसरी तरफ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात बताएं, हम जो पहले भी कह रहे थे कि इस बार धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, भावनात्मक कार्ड नहीं चलेगा। तो जब हम ये कहते हैं, जब हम ये लिखते हैं, तो लोग एक सवाल हमसे अक्सर जरूर पूछते हैं। वो पूछते हैं कि पहले क्यों चला था। बहुत सही सवाल है उनका। देखिए ऐसा है कि पहले इसलिए चला था कि बीजेपी जब विपक्ष में होती है और नेहरू के खिलाफ बोलती है, कांग्रेस के खिलाफ बोलती है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। लेकिन देखिए एक उदाहरण के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जब एक लड़का रोज अपनी मां से कहता है कि देखिए पिताजी ने ये नहीं किया, पिताजी ने वो नहीं किया, ऐसा कर सकते थे वैसा कर सकते थे, तो मां बेचारी सुन लेती है। लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है, उसके बाद भी जब वो बात कहता है, तो मां फिर कहती है कि बेटा तू ही कर ले ना, अब तू तो बड़ा हो गया ना, उनसे जो मन पड़ा उन्होंने किया, तू क्या कर रहा है। तो आज जनता यही कह रही है कि 10 साल श्रीमान जी हो गए आपको, आप क्या कर रहे हैं। आज भी आप यही कह रहे हैं कि नेहरू ने ये कहा था, नेहरू ये कर रहे थे, राहुल ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही थी। देखिए कांग्रेस ने या यूपीए की सरकार ने लोगों को नौकरियां दी थी, मनरेगा लाए थे, सेना, पुलिस, आशा, आंगनवाड़ी सब जगह भर्ती की थी जी। लोगों की जेब में पैसा था। आज जेब खाली है, खाली जेब में धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। भूखे भजन न होई गोपाला, यह बात बहुत जरूरी है समझने की कि इस वक्त लोगों को आप किसी भी तरह बहलाने की कोशिश करोगे, लोग बहलने वाले नहीं हैं। चाहे आप शक्ति की बात करें, चाहे आप राहुल पर चाहे जितने आरोप लगाए। कभी आपने सुना है कि हजारों करोड़ रुपया एक आदमी की छवि खराब करने के लिए दिया गया हो, राहुल की छवि खराब करने के लिए। और उसके बावजूद राहुल ने मैदान बदल दिया, पलट दिया। देखिए राहुल असमान मैदान पर खेल रहे हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मीडिया लगातार राहुल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके अगर राहुल इस बाजी को पलट सकते हैं और लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। एक बात और, इस बार राहुल के पास जो है वो टीम बहुत अच्छी है। और वो टीम किसकी है? वो है इंडिया गठबंधन के नेताओं की, बहुत विश्वसनीय मजबूत लोग। तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, हेमंत सोरेन, ये सब विश्वसनीय लोग हैं, मजबूत लोग हैं। और वो राहुल के साथ, विपक्ष के साथ, मुद्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। साथ में अखिलेश भी हैं, शरद पवार भी हैं, केजरीवाल भी हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में एक मजबूत आधार है। तो इतनी मजबूत टीम के साथ राहुल खेल रहे हैं और सारे लोग जो है ये राहुल को इस वक्त अपनी टीम का मेन स्ट्राइकर मान रहे हैं। तो देखिए ये चुनाव जो है बहुत ही मजबूत चुनाव है कांग्रेस और विपक्ष के लिहाज से। और जो आपने आर पार की लड़ाई कहा है, तो ये मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए चुनाव पूरा डिफेंसिव होता चला जा रहा है। उन्हें अपना गोल बचाना है, इसीलिए बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी किसी मुद्दे पे जा रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पे जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे नहीं आ रहे और ना आएंगे, चुनाव के आखिरी तक नहीं आएंगे। और वो बेसिक मुद्दे दो ही हैं जो हमने पहले कहा कि जेब खाली पेट खाली। और इसके दो ही कारण है। जेब खाली इसलिए कि बेरोजगारी है,
पेट खाली इसलिए कि महंगाई है। महंगाई है। तो ये सारे जो सवाल हैं जो मोदी जी उठाएंगे या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, ये अब इस चुनाव में चलने वाले नहीं है, क्योंकि चले जब थे जब लोगों के पेट भरे हुए थे। कांग्रेस ने लोगों की एक स्थिति बना दी थी, एक आधार पे लोगों को खड़ा कर दिया था। आज वो आधार खत्म हो गया है और इसलिए लोग सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो, हमें काम दो जी। और इस रोजगार और काम के लिए राहुल गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो 10 साल से रिक्त पड़ी हुई हैं, वो पहली आर्डर से दे दिए जाएंगे और लोगों का इस पे असर हुआ है। तो ये चुनाव निश्चित ही रूप से आपकी बात सही है, आर पार का चुनाव होने वाला है और जनता जो है इस चुनाव को खुद लड़ने जा रही है और कांग्रेस और राहुल गांधी इसमें मुख्य भूमिका में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं दीपक जी, अब लाइट भी आपके यहाँ है और आवाज़ भी मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक आ रही होगी। अब की बार आर पार, ये एक लगातार ये नारा जो है उसको हम देख रहे हैं बुलंद होता हुआ, और साथ साथ राहुल गांधी ने 30 लाख रोजगार के वादे और खुलकर आप देख लीजिए इस न्याय यात्रा में कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने अपनी अलग अलग न्याय की गारंटियों को लोगों के बीच रखते हुए वो दिखाई दिए, चाहे वो आदिवासियों के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। ये तमाम गारंटियां राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचा चुके हैं। एक है कि आप किसी चीज़ को लेके आते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैनिफेस्टो बांटते हैं, अखबारों के जरिए आप जन जन तक पहुंचते हैं, मीडिया के जरिए पहुंचते हैं, फिर आप प्रचार प्रसार करते हैं, उसके जरिए पहुंचते हैं। ये कांग्रेस को पता है कि मीडिया उनके साथ नहीं है और उनके खिलाफ ही बातें करता है। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में खबरें कहीं इधर उधर छिटपुट छप जाती थी तो बहुत होता था, टेलीविजन चैनल्स में तो दिखाई ही नहीं दिए। और उसके बाद जब चूंकि ये ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तमाम बातों को रिपीट करते नजर आए हैं। जाति आधारित जनगणना हो, चाहे आदिवासी वनवासी का मामला हो, चाहे 30 लाख नौकरी की बात हो, तो जो पुराने 2 करोड़ नौकरी और इधर 30 लाख नौकरी भरोसे की बात है, इस भरोसे पर कितना खरे उतरते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे या आ रहे हैं आज की तारीख में, और क्या सचमुच आपको लगता है, सवाल वही कि ये आर पार है? जी निश्चित रूप से उस समय मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था, जब मेरा वीडियो नहीं हो रहा था, तो असली बात ये है कि जिस भी एक सामान्य व्यक्ति में इस देश के बारे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समझ होगी, वो ये जान रहा है कि उसके सारे रिसोर्सेज जो है, उसकी सारी शक्ति जो है वो राज्य की ओर से छीनी जा रही है। आपका रोजगार ले लिया गया, महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, ईएमआई पटाना मुश्किल हो गया है, ये सारी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है। ऐसे वक्त में हुआ यह है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता एक और कारण से बढ़ी है। पहली बात है कि जो सातत्य है उनका, लगातार अनवरत एक बात वो करते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल 2 साल से, विशेषकर उनकी जो दोनों यात्राओं से। अगर हम पहली यात्रा की जो बात करें, और तभी से हम लोग को भी ये अनुमान था कि राहुल गांधी जो बात करते जा रहे हैं और कांग्रेस जिस चीज को कंसोलिडेट कर रही है, आखिरकार यही जाकर उसके मैनिफेस्टो का जो रूप बनेगा वो इसी में से निकलेगा। ये मैनिफेस्टो जो बना है वो ऐसा कोई एसी कमरों में बैठ के नहीं बना है। बाकी अलग बात है कि एसी तो आजकल हर जगह होते हैं, लेकिन ये सड़क से बना है। देखिए इसमें सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो सड़क से बने हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी की विश्वसनीयता एक और बात में हुई है, वो ये हुई है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे और जो बात कही थी वो सारी की सारी लगातार सच्ची होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात इतने बड़े रूप में हुई है कि राहुल गांधी ने भी जितने बड़े रूप में नहीं बताया था उससे कहीं बड़े रूप में आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उन्होंने पहले ही कहा था कि ये लूट है, रिश्वतखोरी का नाम जो है नई इंडिया में वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। लेकिन उस समय लोगों का एक टेम्परामेंट था, प्रवृत्ति ये थी, और राहुल गांधी की अपनी छवि ऐसी बना दी गई थी कि लोग जो है उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों यात्राओं में देखा गया कि एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिशियन है, बहुत मुद्दे की बात कर रहा है और वो सारी चीजें सच निकलते जा रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि पूरे देश में जो है जिस प्रकार से 2 चीजें हुई हैं कि ये जो बेरोजगारी वाली जो बात हो रही है वो अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। उस समय जो मंच में अभी शिवाजी पार्क में जो पब्लिक रैली हुई उसमें उन्होंने बता भी दिया तेजस्वी यादव ने कि हमने देखिए 5 लाख जो जॉब है वो दिए हैं 17 महीनों के हमारे शासन काल में, जिसको
आप याद कीजिए जिस समय विश्वास मत लिया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा इस सरकार के गिरने पर और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने पर, उन्होंने क्रेडिट लेने की बहुत कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने भी और नीतीश कुमार ने कि अकेले तेजस्वी यादव का जो है वो कोई कमाल नहीं है। लेकिन पब्लिक रैली में जाके जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जब हमारे जैसा व्यक्ति जो है, एक ये यूनिट है, एक इकाई है इस इंडिया गठबंधन की, वो जब अपने बिहार जैसे राज्य में 5 लाख जॉब्स दे सकता है, तो भारत की जो सरकार बनेगी जिसका हम एक हिस्सा रहेंगे, वो क्यों नहीं 30 लाख लोगों को रोजगार दे सकती है और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी दें। राहुल गांधी ने भी कहा कि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं, आज उसको जयराम रमेश ने बताया कि 30 लाख वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी है, सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन उसको नहीं भरा गया है, तो पहली मीटिंग में इसको भी किया जाएगा। ये जो मैनिफेस्टो जो बना है, मुझे ऐसा लगता है कि यही कैरी फॉरवर्ड होगा इंडिया गठबंधन की ओर से। अब देखिए, ये अकेले एक पार्टी का गठबंधन, एक अकेली पार्टी का ये कोई मैनिफेस्टो नहीं रह गया है, घोषणा पत्र नहीं रह गया है, इसी को इको किया जाएगा। बाकी के जो अन्य सदस्य हैं इस गठबंधन के, वही इसी विमर्श को वो भी बढ़ाएंगे। इससे अलग वो क्या बात करेंगे? रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार। और ऐसे वक्त में जब चुनाव का ठीक पहले जो आया है, लगातार सेटबैक मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को। सीएए के मामले में देखिए, नोटिस जारी हो गया है कि 9 अप्रैल को आप इसका जवाब दीजिए, 3 हफ्ते का उसको समय दिया गया है। उसके अलावा आप जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और जो आप रो रहे हैं कि महिलाओं के बारे में ऐसा ऐसा राहुल गांधी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर कर दिया गया है और बता दिया गया है कि फिलहाल जो है वो आरक्षण का, जो महिला आरक्षण वाला जो बिल है, उसको हम अभी लागू नहीं कर सकते। तो ये बात सामने आ रही है। दूसरा, साक्षी मलिक ने या जो महिला पहलवानों ने जिस प्रकार से ट्वीट करके बताया कि उस समय कहां थे आप जब हम पे हमले हो रहे थे, मणिपुर की घटना सामने आ रही है। अब इस तरीके की बातें वो जितने भी करते हैं, चाहे मोदी हो, भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है पार्टी से तो आ ही रहा है, सोशल मीडिया से भी आ रहा है। ये एक बड़ा संकट का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक तरह से मसौदा तैयार हो गया है। जैसा उन्होंने बताया कि ये मसौदा सभी मुख्यमंत्रियों को भी भेजा जाएगा, तो अलग अलग पीसीसी जो अध्यक्ष है राज्यों के, उनको भेजा जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि लीड ले लिया है और बहुत सारी चीजें जो हैं एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस और एनडीए। ये सबसे बड़ी उसकी ताकत है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर और जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ बीजेपी के अपने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी जो हैं वो उन बातों को जो एक मैनिफेस्टो के रूप में अब सामने आ चुका है और अब धीरे धीरे आने वाला है हमारे आपके बीच भी। लेकिन 5 गारंटियां, 5 न्याय और 5 में पांचों न्याय के 5-5 गारंटियां, यानी 25 गारंटियों के साथ कांग्रेस पार्टी यहां मैदान में कूदने वाली है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां पे और भी होगी कि आखिर आप इतनी लंबी चौड़ी जो बीजेपी के लिए इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अब की बार इतना क्या उतनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी देखा जाएगा। आना चाहता हूं प्रशांत जी जल्दी से आपके पास इसी सवाल के साथ कि क्या उतनी सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी कि आप कह रहे हैं इतना ले आएंगे 100%? क्या वो रामविलास पासवान की पिछली दफा जो 6 की 6 सीटें जीत के आ गए थे वैसे ही 370 पे लड़े और 370 लेके आ जाएंगे? नहीं, ये तो राजीव जी 2019 का चुनाव विशेष परिस्थितियों में था जिसकी चर्चा कई बार हम लोग यहाँ पे करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ केवल आपको राजीव जी, कि दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं, या अगर पुडुचेरी को भी मिला लें तो 131 सीटें हैं। उन 131 सीटों में बीजेपी कितनी मिली सीटें? 29 सीटें, जिसमें कि बड़ा मेजर चंक तेलंगाना वहां से आ गया, कर्नाटका से आ गया। इस बार वो नहीं होने जा रहा। तेलंगाना से 4 सीटें मिल गई थी, इस बार बड़ा मुश्किल होगा। तो 130 में से 29। अब एक दूसरा हिस्सा लें भारत का, 190 सीटें हैं। हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है पूरा, बंगाल से लेकर केरल तक का, उस ईस्टर्न कोस्ट की 190 सीटों में बीजेपी को
36 सीटें मिली थी 2019 में, पुलवामा के बावजूद, जिसमें कि 18 सीटें बंगाल की थी। तो ये जो 370 या 400 का आंकड़ा है, पर बीजेपी तो बताए कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो। तो आप देखिए कि ये दो भारत के इतने बड़े चंक हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पूरा 190 सीट और 130 सीट दक्षिण भारत, जहां पे आप बहुत बुरी तरीके से बहुत पीछे हैं। स्ट्राइक रेट कहां से आता है? मध्य भारत से आता है। मध्य भारत में ऑलरेडी आप अपने पीक पे थे, 25 की 25, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य, 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट आपका। बिल्कुल। अब ये तो नहीं होने जा रहा, इसीलिए बड़ा उतावलापन है, घबराहट है, डेस्परेशन जिसको अंग्रेजी में शब्द कहें। कि अब आप महाराष्ट्र की बात करें, आपने चर्चा महाराष्ट्र शुरू की। महाराष्ट्र में अलायंस आप देखिए कितना बढ़िया अलायंस है। 2 पार्टियां हैं, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे ग्रुप। ये दोनों पार्टियां तोड़ फोड़ करके बनाई गई पार्टियां हैं। ये अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ी हैं। शिवसेना शिंदे चुनाव लड़ी है उद्धव ठाकरे की अगुवाई में, और वो फार्म हाउस में जाके असम के वहां से बन गई वो पार्टी। अजीत पवार की पार्टी, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि शरद पवार का फोटो नहीं लगाइए आप। वो शरद पवार के बैनर तले चुनाव जीत कर आए हैं, वो अलायंस पार्टनर हैं। अब वो कितनी सीटें क्या परफॉर्म करेंगे। और तीसरा एक नया पार्टनर आ रहा है वहां पे, राज ठाकरे। बहुत इंटरेस्टिंग, राज ठाकरे और एक नाथ शिंदे अगर एक ही साथ एक ही फ्रंट पे होंगे तो ये रामराज है, जहां पे शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। ये भी देखने का दिलचस्प होगा, मजेदार होगा ये गठबंधन। दूसरा चीज है कि राज ठाकरे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपी और बिहार के टैक्सी और ऑटो वालों को पीटा है, उनके शीशे तोड़े हैं गाड़ियों के, मुंबई के अंदर। जी बिल्कुल। तो यूपी और बिहार में बीजेपी राज ठाकरे को लेके क्या जवाब देगी? और उत्तर भारतीयों का वोट अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत मिलता होगा वहां पे, वो क्या होगी? अब दूसरा क्या हो रहा है राजीव जी, मैं मुंबई कई बार जाता हूँ, इस बात की पड़ताल करता हूँ। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता अब वो मराठी, केवल मराठी नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बहुत आश्चर्यजनक ढंग से मुसलमानों के बीच भी बहुत बड़ी है, मुस्लिम्स के बीच भी बहुत लोकप्रिय हैं। वो हिंदी भाषी लोगों के प्रति के प्रति भी लोकप्रिय हैं, उनके बीच भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि वो उस लेगेसी से बाहर आ गए जो लड़ाई झगड़े वाली लेगेसी, बाल ठाकरे वाली लेगेसी जो थी। जी, अब राज ठाकरे उस लेगेसी के हैं। तो राज ठाकरे को लेकर वो क्या करेंगे, एक बात। दूसरी और एक मजेदार बात बता दूं, पिछले 2019 के चुनाव में राज ठाकरे के पास पता नहीं कहां से पैसा आया था, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने भरपूर रैलियां की, हर शहर में बड़ी बड़ी रैलियां की, एक मंच लगाए गए, और बड़ा उनका जो भाषण होता था वो बड़ा नाटकीय और बड़ा मनोरंजक होता था जी। और वो हर भाषण में नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते पाए जाते थे, और वो एक्टिंग और वो मिमिक्री अभी जैसे ही गठबंधन ये घोषित होगा, ये सोशल मीडिया पे तैरने लगेगी। तो महाराष्ट्र में वाकई आपने कहा कि मनोरंजक और रोचक होगा, महाराष्ट्र में तो बहुत रोचक और मनोरंजक होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र और बिहार
ये दोनों राज्यों की चर्चा हम लगातार करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और यहीं से साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे, और अलग अलग राज्यों की समीक्षा कीजिए आप, अलग अलग राज्यों राज्यवार अगर चर्चा कीजिए और उसके अंदर से अगर निकालने की कोशिश कीजिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि जो बातें जितनी आसानी से कही जा रही हैं उतना आसान नहीं है इस बार का चुनाव, और उसमें भी उतना आसान नहीं है बीजेपी का तीसरी बार सत्ता पर काबिज होना। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं इस समीक्षा, बहुत ही एक गंभीर समीक्षा, आगे बैठेंगे हम तो उन आंकड़ों को भी स्क्रीन पे लेके आएंगे, उन तैयारियों के साथ बैठेंगे, लेकिन आज हम बिना उन तैयारियों के, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप झारखंड देख लीजिए या आप उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, इधर मध्य भारत के और भी राज्य, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत आसान नहीं है। 100% आप स्ट्राइक रेट पे नहीं जा सकते। यानी देखिए, ये आंकड़ों पे जाने के पहले समझना ये चाहिए कि कहाँ कहाँ वो जो उनका हथियार कहाँ कहाँ फेल हुआ है। अभी देख लीजिए क्या है कि ईडी बुरी तरह फेल हो चुकी है। मतलब हेमंत झारखंड आते आते आदिवासी एक मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री ने ईडी का उनका सारा फेल कर दिया, और दूसरा तेजस्वी के परिवार ने, लालू जी के परिवार ने। तो जो उनका एक बहुत बड़ा हथियार जो अभी भी चालू है, मतलब अभी उसकी खबरें आजकल कम आ रही हैं, लेकिन तमिलनाडु से लेकर के पूरे देश भर में वो आतंक जो है, ईडी आतंक जो है वो चालू है, लेकिन उसका असर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो भी आमदनी उनकी है उसमें इसका बड़ा हिस्सा है। जो आपको पता ही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के एमएलए और एमपी की जो आमदनी है, वो दोनों आमदनी, सब सारी आमदनी के पीछे ईडी सीबीआई है। तो वो हमको लग रहा है कमजोर हुआ है। दूसरा है कि नैरेटिव का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि अभाव, वो हो गया है। उन्होंने ट्राई किया, लगा कितना, आपको याद होगा कि राम मंदिर वाला कितना लगाया, मतलब 2 महीने से ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा मतलब मध्यकालीन भारत हो गया हो, और सब जो है भजन कीर्तन में लग गया था, पूरा चैनल्स, पूरा अखबार, और लोग जो है लग रहा था कि अब जो है, अब मतलब अब सवाल ही नहीं रहा, एक नया फेज आ गया हिंदू जागरण का। तो वो अब कहीं नहीं, कोई चैनल वाला अब ये देखने भी नहीं जा रहा है। गिनती आने लगी थी कि 4 लाख लोग गए, 5 लाख लोग गए, लोगों ने गिना भी था, शायद अपने ही चैनल पे लोगों ने गिना था कि भाई इतनी देर में इतने लोग कैसे चले गए, ये कहाँ हुआ। वो जितना मिनट नहीं है उससे ज्यादा उतना लोग देख चुके हैं, तो वो भी फेल हो गया। फिर सीएए आया, वो भी लग रहा था कि अब तो मास्टर स्ट्रोक है। एक लगा ये कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं लगातार। बॉम्बे की रैली, तो हेडलाइन मैनेजमेंट से आपका काम नहीं चलता है, आपको एक कॉन्क्रीट नैरेटिव देनी पड़ेगी। जो सही कहा कि जो पुलवामा वाला या 2014 वाला वो वाला सिचुएशन नहीं है, वो नैरेटिव कॉन्क्रीट, एक जो भी नेशनलिज्म है उसकी एक नैरेटिव थी उनके पास, कम्युनलिज्म का भी एक नैरेटिव थी, वो नैरेटिव भी और उनका आ नहीं रहा सीएए के बाद और राम मंदिर के बाद। अब ये शक्ति वगैरह, ये तो ऐसा ही है जैसे बजरंग दल को उन्होंने हनुमान बताया था और वो लोगों ने, हनुमान जी ने उन्हीं पे ठोक दिया गदा। तो वो जो है वो ऐसा है। दूसरी तरफ तुलना करिए आप कि एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में लोग को डाउट हो रहा था कि इंडिया गठबंधन बनेगा कि नहीं, डाउट हो नहीं रहा था, क्रिएट कर रहे थे लोग, वो सिर्फ पटना की ये के पटना बैठक के बाद उसके बाद लगातार चला गया। एक मतलब नीतीश कुमार एक मेजर ड्रॉप आउट है, इसके अलावा कोई ड्रॉप आउट नहीं, सब अंतिम के क्लास तक आया, जो कि आप मुंबई में देख रहे हैं। पूरा एक इंडिया गठबंधन, एक गठबंधन के रूप में एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम है। और उसमें सबसे बड़ी चीज हुई ये कि सबने ये बात मुंबई के ये में सब सीनियर लोगों ने, सारे गठबंधन कहा कि राहुल गांधी का रास्ता सही है। मतलब वो एंडोर्स कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप जो है, वो लीडरशिप राहुल को एक तरह से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि उनकी लीडरशिप है। तो एक कॉन्क्रीट लीडर जिसको 2019 में पप्पू वगैरह करके आप रिजेक्ट कर चुके थे, वो एस्टेब्लिश हो गया। इंडिया एक गठबंधन है, आपका हथियार चल नहीं रहा है, और उसके बाद एक कॉन्क्रीट नैरेटिव है। तो हमको लग रहा है कि अगर दोनों की तुलना करेंगे तो टक्कर है। अब बराबर की है या नहीं,
हमको लग रहा है कि बराबर से ज्यादा है, मतलब इनका ताकत इनकी इंडिया गठबंधन की। अब उसको कैसे वो चुनाव जिसमें, लेकिन चुनौतियां एक दो बस लाइन लूंगा। चुनौतियां ये है कि ये जो ईवीएम वाली बात आपने कही, चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो उसने वादा किया है वो पूरा करे, वो इम्पोर्टेंट है। वो पहले दिन से ही उन्होंने हिंदू धर्म वगैरह सब कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम रिलीजियस स्पीच, सिर्फ हेट स्पीच नहीं कहा था रिलीजियस स्पीच को भी हम करेंगे। अब है कि चुनाव आयोग की परीक्षा है इनकी, तो ये तो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन परीक्षा है चुनाव आयोग की, वो चुनौती एक बड़ी चुनौती रहेगी, बहुत बड़ी चुनौती। आप सही कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे है, आचार संहिता का पालन होना चाहिए। और क्या चुनाव आयोग उस आचार संहिता का, चुनावी आचार संहिता का पालन करवा पाएगा? सवाल पूछा गया था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप याद कीजिए। एक महिला पत्रकार ने यह सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के ऊपर भी आचार संहिता उल्लंघन के बहुत सारे जो कंप्लेन हैं वो किए जाते हैं, लेकिन आरोप उनके ऊपर लगते हैं, उस पर कभी सुनवाई हुई? अभी तक क्यों नहीं एक भी सुनवाई? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कर रहे हैं। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उस दिन बात की परसों, और अग्निवीर पर सीडीएस आकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपनी बात रखते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी उन्होंने, आज तक पे अपनी बात रखी थी। क्या आज की तारीख में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो क्या आज की तारीख में किसी अधिकारी को आकर पॉलिटिकल बयान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सवाल उठता है, और वो भी सेना के अधिकारी को। आप सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, और ये होता रहा। सवाल विपक्ष उठाता रहता है, जवाब नहीं मिलता है चुनाव की तरफ से। क्यों नहीं मिल, चुनाव आयोग की तरफ से? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अनिल सिन्हा जी जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, और इस पर जवाब देना चाहिए खासकर चुनाव आयोग को। आखिर चुनाव आयोग के सामने निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए कुछ तो, अपने लिए कुछ तो रखे कि हाँ वो निष्पक्ष है। चलिए खैर, ये सवाल बार बार आएंगे, हम सब इस पर बार बार बातें करेंगे। संजय जी, लेकिन आपसे एक बात समझना चाहता हूं, बिहार की राजनीति को आप बहुत नजदीक से जानते हैं। चिराग पासवान के ऊपर खूब पैसे फेंके गए 2020 में, हेलीकॉप्टर से इधर से उधर, उधर से इधर खूब घूमे। जहां जहां तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और वाम दलों का गठबंधन था, याद कीजिए, और ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। 2020 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक से हम लोगों ने उस चुनाव को कवर किया था, उस लिहाज से भी बता रहा हूं। और चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से ही इधर उधर कर रहे थे। पता है कि पैसा कहां से आ रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी के लिए कि जिस उनके चाचा पशुपति पारस को आपने केंद्रीय मंत्री बनाया था, उनकी विदाई कर दी? और क्या इतना 100% स्ट्राइक रेट जो पिछली दफा था, बिना चाचा के भतीजा ला पाएंगे क्या? यानी चिराग पासवान उस उम्मीद पर, मोदी जी जो गले लगा रहे थे उनको, उस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे क्या चिराग पासवान बिहार में? और अगर वो उतर गए तो बल्ले बल्ले है फिर तो। लेकिन क्या लगता है ऐसा होगा? और लेकिन मोदी जी की माने स्कीम ऑफ थिंग्स में वो है भी नहीं। मोदी जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में तो ये है कि वो ये साबित करें कि हम ही सर्वोपरि हैं और हम जो करेंगे वो सबसे ऊपर है। और मुझे लगता है कि जो चिराग ने कहा होगा, और या जो इनको सूट करता था, मतलब अगर चाचा जी को टिकट नहीं देना था, इनके अपने कारण होंगे, और जिस हिसाब से ये टिकट बांट रहे हैं उसमें तो इनके अपने कारण ही होते हैं। तो दोनों बातें हो सकती है कि चिराग ने कहा होगा कि उनको नहीं देना है और उनको नहीं देना होगा, दोनों बातें होंगी, तभी चिराग को 5 सीट मिली है। तो अगर ये देने के बाद मोदी जी ये साबित कर रहे हैं कि जो वो चाहते हैं, जीते हारे उससे उनको मतलब नहीं है, जीते हारे से उनको मतलब नहीं है इन द सेंस कि बाद में जो फायदा होगा, अपनी जो इनकी योजना है लंबे समय तक 1947 तक की, उसमें ये फायदा होगा कि बीजेपी ये चिराग पासवान को या उस पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देंगे, और जैसे सब जगह सभी छोटे छोटे पार्टियों को खत्म कर रहे हैं, वो उसी योजना का ये भाग है। यहां इनकी चल गई या इनको मौका मिल गया, बाकी जगह नहीं मिल रहा है या वो इस हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां इनको मौका मिल गया और चिराग कंपैरेटिवली इनके जाल में आ गए, और इसलिए ये अपनी चाल चल पा रहे हैं और जीत गए तब तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई बात ही नहीं है।
नहीं जीते तो मोदी जी अपना केस प्रूव कर लेंगे और वो उनके फेवर में जाएगा कि वो जो चाहते हैं जो कर रहे हैं, जो उदाहरण वो आगे भी दे पाएंगे दूसरे लोगों को कि मैं जो कहता हूं वो मानो और मेरी तरह रहो। तो वो जो अपना डंडा चलाने वाली बात है, मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और इसके लिए हुआ होगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर चिराग पासवान और उधर राज ठाकरे, ये दोनों क्या रोल प्ले करेंगे आने वाला समय बताएगा। जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु जी। ये दो प्रमुख है, चिराग पासवान को भी आप लेके आते हैं, वो अपने आप को हनुमान कहते थे लेकिन लेके आप आए अपनी पार्टी में, और दूसरी तरफ इधर राज ठाकरे को लेके आ रहे हैं, जिनके बारे में बता रहे थे प्रशांत टंडन जी की शेर और बकरी एक साथ एक ही जगह एक ही घर में रहे, वो वही स्थिति हो जाएगी। शिंदे और अगर शिंदे और राज ठाकरे अगर एक ही गुट में एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, आ चुके हैं लगभग, ये मान लीजिए। राजीव जी अब देखना ये है कि हनुमान जी जो है वो मोदी जी की लंका में आग लगाते हैं कि किसकी लंका में आग लगाते हैं, अब देखना ये होगा। क्योंकि लंका में आग लगने की बारी आ गई, चाचा अब नाराज है हनुमान जी के, तो अब चाचा क्या करते हैं, पहले तो हनुमान जी खुद को बचाएं चाचा से, उसके बाद मोदी जी का कुछ भला कर पाए तो कर पाए। मुझे लगता है राजीव जी कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही उल्टा जा करके पड़ेगा। चूंकि जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि आपने पशुपतिनाथ पारस का जिस समय इस्तेमाल किया, आपने पहले तो चिराग पासवान को खत्म करने के लिए उनका इस्तेमाल किया, और अब आपने जो है चिराग पासवान का इस्तेमाल पशुपतिनाथ पारस को खत्म करने के लिए किया। यानी आपने दोनों का इस्तेमाल दोनों को खत्म करने के लिए, दोनों लगता है खत्म हो जाएंगे ऐसा समझा जा सकता है, बाकी खत्म होंगे नहीं होंगे वो आने वाला समय बताएगा। अब जो राज ठाकरे को लेकर के आया गया राजीव जी, वो राज ठाकरे किसी भी तरीके से बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को एक तरह से कहा जाए उसको अब नहीं करते हैं, और उनके जीवन काल में ही ये हो चुका था ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सामने। तो आप अगर शिंदे के मुकाबले लेकर के आना चाहते हैं राज ठाकरे को, तो ये है कि राज ठाकरे को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना शिंदे को आप देंगे। अगर शिंदे को आप 10 सीटें दे रहे हैं, 10 सीटें भाई राज ठाकरे को भी दीजिए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि शिंदे के सामने राज ठाकरे छोटे नेता हो जाए। तो अब ये देखना है कि राज ठाकरे शिंदे के सामने छोटे नेता बनने को तैयार है कि नहीं है, कि 2 सीट पे लड़ेंगे और 1 सीट पे लड़ेंगे और शिंदे 10 सीट पे लड़ेंगे। तो ये तो राज ठाकरे को तय करना है कि शिंदे से छोटे नेता है कि शिंदे से बड़े नेता है। मुझे लगता है कि राज ठाकरे शिंदे के मुकाबले वास्तव में बड़े नेता है, क्योंकि शिंदे के पास जो भी कुछ है वो छल से कपट से कमाया हुआ है। राज ठाकरे के पास जो भी कुछ है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बाल ठाकरे का अंश है ही, भले ही उद्धव ठाकरे के मुकाबले कम हो, लेकिन शिंदे के मुकाबले तो कम से कम ज्यादा है ही। तो ये कुल मिलाकर के राज्य बड़ी दिलचस्प कहानी दोनों जगह होने जा रही है, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को ये उल्टा ही पड़ेगा। जी 5 राज्य हैं, दीपक जी लास्ट क्लोजिंग कमेंट। 5 राज्य, महाराष्ट्र, फिर आइए गुजरात, सटा हुआ राज्य, गुजरात के बाद राजस्थान आ जाइए, राजस्थान से फिर आप आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य, पांचों सेंट्रल इंडिया के राज्य। महाराष्ट्र थोड़ा पश्चिम की तरफ भी है और सेंट्रल इंडिया में भी है, तो उस लिहाज से मैं इन 5 की एक बंच को अगर सामने रखा जाए तो स्ट्राइक रेट इन 4 राज्यों में राजस्थान में 25 में से 24 सीटें अकेले बीजेपी, महाराष्ट्र में 48 में से अकेले 23 सीटें बीजेपी के पास, 26 की 26 सीटें गुजरात से, 11 में से 9 सीटें इधर छत्तीसगढ़ से, और उधर 29 में से मध्य प्रदेश, 29 में से 28 सीटें, मतलब लगभग 90 और उससे ज़्यादा का स्ट्राइक रेट इधर, एक महाराष्ट्र को छोड़ दें। लेकिन ओवरऑल आज की स्थिति में अगर देखा जाए, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, आजू बाजू हाथ फैलाइए तो सारे राज्य आपके आजू बाजू में हैं, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, क्या वो स्ट्राइक रेट इस बार है, दे पाएगी बीजेपी? राजीव जी, भारतीय जनता जिस जब ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ या कुछ समय पहले, हम पिछले 5-6 महीनों से, तो भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत उम्मीद थी वो 2019 के परफॉर्मेंस से थी, कि जिस प्रकार से वहां पर विधानसभा के चुनाव 2018 के हारने के बाद भी, ठीक है, मध्य प्रदेश में वापस उन्होंने रिगेन कर ली अपनी सरकार तोड़-फोड़ करके, लेकिन उस प्रकार से उन्हें यह लग रहा था कि जिस प्रकार से 2019 में हम विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पे हमारा जबरदस्त ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट था, वो हमको दोबारा मिल सकता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि केवल गुजरात ही इनकी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा राज्य होगा जहां पर स्ट्राइक रेट ठीक ठाक होगा, वरना आप देखिए कि जो क्रूशियल 9-10 स्टेट्स माने जा रहे थे जहां पे हार जीत का सारा का आप अभी घूम क्या है गुजरात, आप घूम क्या है गुजरात, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हाँ वैसा है।
जी नहीं, मैं आपको बताऊं, गुजरात में सबसे बड़ी जो बात है वो जो स्थानीय अस्मिता वाली जो बात है ना, वो अभी भी है। गुजरात के लोग हैं, एक तरह से आप ये कहिए कि वो उनको बिजनेस माइंडेड बहुत ज्यादा है, और उनको एक बात ये जरूर रहती है कि चलिए हमारे यहाँ से दो लोग जो हैं वो मिलकर देश को चला रहे हैं, और अपने साथ में दो लोगों को और ले गए हैं जिसके लिए उन लोग काम भी कर रहे हैं। मेरा जो आशय है वो, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ कि अंबानी और अडानी जो है उसको भी ले गए, और पहले जो है वो वहां पे पहुंचे, क्या नाम अपने मोदी जी और अमित शाह, तो उनको अभी भी इस बात का गर्व है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से जो बात किया राजीव जी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए इन लोग जीत तो जाएंगे, कहे अच्छे खासे जीत जाएंगे लोकसभा में, लेकिन पहले के मुकाबले सीट्स जो है वो कम होंगी, इस बात को मानते हैं। वैसा स्ट्राइक रेट नहीं रहेगा, इस बात को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चलते फिरते बहुत लोगों से बात किया, मेरे पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या वो जैसी बात नहीं है, लेकिन वे मान लेते हैं कि इस समय स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, और सीटें कम होंगी इस बात को लेके वो आश्वस्त है। वहां अपेक्षाकृत कम सीटें कम होंगी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, कम से कम छत्तीसगढ़ में 50-50 भी हो सकता है, 5-6 ऐसा बंटवारा हो सकता है। ये तो बहुत अभी की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन जबकि अभी चुनाव प्रचार ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। चुनाव प्रचार शुरू होगा, इंडिया गठबंधन एक साथ, अब जिस प्रकार से पब्लिक रिलीज जो है शिवाजी पार्क की, काफी उसका मैसेज बड़ा दूर तक गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो सफलता नहीं मिलेगी। अब बाकी महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो खेल खराब हो ही चुका है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का, ये बात भी सामने है। अब देखना यह है कि कहाँ कहाँ पर जो है बीजेपी अच्छा खासा कर सकती है, लेकिन कुल जमा 2019 जैसा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, इस बात को लेके पूरी दमदारी से कहा जा सकता है। आपकी बात में सबसे ज्यादा दम वहीं से है। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, आप गुजरात की बात कर रहे हैं कि वहां सीटें कम हो रही हैं। गुजरात में दोनों दफा 2024 और 2014 और 2019 में 26 सीटें आई हैं, और गुजरात में इस बार अगर 26 सीटें नहीं आती हैं तो आप जान लीजिए कि इस बार हालत बहुत खराब। अब की बार आप सब जानते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गुजरात में 5 या 7 सीटें भी कम होती हैं तो आप जान लीजिए कि इन 3, 4, 5 राज्यों में वो 10, 12, 15 तक कम हो सकती है। वही तो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप अभी लौट के आए हैं और आप जिस यात्रा पे गए थे उस यात्रा में स्पेशली आपका काम ही यही था कि जन जन की आवाज सुनना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और अगर गुजरात में ऐसा हो गया, 2 सीट भी कम हो गई, 4, 5, 7 छोड़ दीजिए, 2 सीट भी कम होना, ये जो आप 2+2 की बात कर रहे थे, वहां से ये 2 कई गुना ज्यादा ही हो सकता है। मैं 2+2 आपने बता भी दिया कौन कौन है, और वो एक गुजराती अस्मिता है, वो रहना चाहिए, बरकरार रहे। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शकील जी, अनिल सिन्हा साहब, संजय कुमार सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका, आप लोग बने रहे। और बहुत गंभीर चर्चा, और ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा हंसी मजाक का भी वो रखते हैं कि कोशिश हो कि बहुत बोरिंग ना हो जाए चर्चा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि अलग अलग राज्यों में, और हमारी कोशिश रहेगी उन तमाम राज्यों का विश्लेषण हम वहाँ के कुछ पत्रकारों के साथ करें, वहाँ के जो लोग हैं जो जान रहे हैं, अगर नहीं हैं तो बेहतर ये होता है कि हमारी टीम खुद उन राज्यों में, और अभी आने वाले समय में आप हमारी पूरी टीम को अलग अलग राज्यों में पाएंगे। कभी मैं खुद किसी और राज्य से आपके लिए न्यूज़ पॉइंट लेकर आऊँगा, कभी हमारे साथी किसी और राज्य में रहेंगे। ये सब कुछ क्योंकि ये टोटल जो भारत जो है पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, और इसमें ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 का चुनाव जानना समझना ज़रूरी इसलिए है कि अगर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतते हैं तो